नमस्कार दोस्तों। वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम बड़ौदा डिवीज़न द्वारा ली गई थी 6/2/2021 को, जो 35% कोटा के तहत लिया गया था। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया था और देखा था कि क्वेश्चन कैसे हैं। तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड थे और हमने जाना कि ये कैसे आगे बढ़े हैं। तो चलिए हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं और जो हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके बाद हम डायरेक्ट 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और समय नहीं गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, हम फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस शुड बी डेज। न्यूनतम का अवकाश स्वीकृत होने पर छुट्टी वेतन स्वीकृत किया जा सकता है। तो एक्चुअली क्या है, लीव इनकेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो 10 दिन की जो लीव इनकेसमेंट लेते हैं तो आपकी कितनी दिन की बैलेंस होनी चाहिए, तो ये 30 डेज़ की बैलेंस होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा वो ए होगा। अगर आप 40 दिन आपके पास है तो 10 दिन का आप लीव ये ले सकते हैं, लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं और 10 दिन आपके अकाउंट में कम से कम बचे होने चाहिए। नियम ये कहता है। आप चाहे तो आप मॉडल एसओपी 2017-18 जो है उसमें आप देख सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी अच्छे से लिखा है। और मैंने अहमदाबाद डिवीज़न के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें सॉल्व किया था, तो मैंने काफ़ी क्लियरली उनको डिस्क्राइब किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, ओएस के क्वेश्चन पेपर थे अहमदाबाद डिवीज़न के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ मैटरनिटी लीव। तो ये एक्चुअली फॉल्स है। ठीक है, ये गलत है। कैजुअल लीव कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए होगा 27। Who is the competent authority to grant ex India leave of DRM and to give NOC सर्टिफिकेट। तो AGM दे सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली जनरली जो एक्स इंडिया लीव है वो ऑफिसरों के लिए होना चाहिए, तो रेलवे बोर्ड, पर जो यहाँ पे आंसर है और मुझे जो लग रहा है वो AGM दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टडी लीव जो है उसके लिए हो सकता है। चलिए देखते हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आगे इसके बारे में अपडेट करेंगे। सीनियर क्लर्क इज ए सिलेक्शन पोस्ट, इट्स फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, ये सुटेबिलिटी वगैरह होती है इनके, तो सिलेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30, What is the minimum number of marks for promotion under the schedule caste schedule tribe based among failure? इस 20%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ए होगा। ठीक है, भर्ती नियमों में छूट देने की शक्ति किस प्राधिकारी में निहित है? हु इज द पावर टू रिलैक्स द रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया? तो इट्स अ रेलवे बोर्ड। तो सही आंसर जो होना चाहिए वो रेलवे बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि वही इसको कर सकते हैं। Benchmark for grant of financial upgradation under MSCP would be very good come into force with the effect from। तो MSCP के तहत वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु मानक बहुत अच्छा अनिवार्यता जो कब से प्रभावी हुआ है, यही एक सवाल है। तो ये 25 जुलाई 2016 से प्रभावी हुआ है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑल रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क इन एपीआर शुड बी सबमिटेड विथ इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एपीआर। तो हमारी एक सजग व्यूअर हैं पुष्पा जी, जिन्होंने एसीएम जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा आयोजित की गई थी 30/1/2021 को, उसके क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कि इसको 30 डेज होना चाहिए। तो मैं आप सभी के लिए ये बताना चाहूँगा कि ये जो एडवर्स रिमार्क्स हैं ना, उनके लिए जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपको 15 दिन का समय मिलता है। न इसके लिए नहीं कि मतलब आप जैसे कि आपको अगर सीआर भरना है तो उसके लिए 1 महीने का समय मिलता है, लेकिन अगर आप एडवर्स रिमार्क्स के अगेंस्ट में आप अपील करना चाहते हो, आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आपको 15 दिन का ही समय मिलता है। ठीक है, तो इसके डिटेल्स ये होंगे, तो मैं एपीआर पे एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और उस पर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो मेरा यही है कि
आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है या सही है, तो आप किसी भी बुक जिससे आप पढ़ के आप मुझे बता रहे हो, उसकी एक फ़ोटो जो है स्क्रीनशॉट लें और मुझे भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मैं उनको दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल करा सकूँ, उनको करेक्शन करा सकूँ और उनको बता सकूँ। क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी आपके लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये प्रमोशनल है और ये प्रशासन बहुत कड़ाई से इनको लेता है, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो, आप मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एपीआर ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ इन लेवल 6 सेल बी फाइनलाइज्ड बाय। तो जेजी ऑफिसर जो होते हैं ना, उसको वही इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 जो कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट पर एम्प्लॉय गिवन पर ईयर बाय द गवर्नमेंट इन स्टाफ बेनिफिट फंड? इट्स 800 रुपीज़। प्रति वर्ष भारत सरकार प्रतिवर्ष सरकार कितने रुपये प्रति कर्मचारी की दर से एसबीएफ फंड में दिए जाते हैं? तो 800 रुपये, पहले 500 रुपये था, अभी ये 800 रुपया है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड? तो सीपीओ होते हैं, आईआर जो होते हैं ना, यानी औद्योगिक विवाद संबंध वाले, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले जो होते हैं, वही इसके सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट ए न्यू कैजुअल लेबर? तो कैजुअल लेबर एक्चुअली अभी हो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर होते हैं तो जो पावर है वो जीएम के पास है, ठीक है, ये सही आंसर जीएम होंगे। किसी नए नैमित्तिक श्रमिक की नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी जीएम ही हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 है, एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज नेसेसरी फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत मंजूरी जरूरी है। ये है ये 18(1) नियम 18(1), नो डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रूल्स 3C ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू विच रेलवे एम्प्लॉय? रेल सेवाचरण नियम 3C किस नियम से संबंधित हैं? तो ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय से संबंधित हैं, ठीक है, ये सही आंसर इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एम्प्लॉय रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस कैन बी इशूड पास फॉर पर्सनल इंटरव्यू बाय अपीलेंट अथॉरिटी? यस, इट्स अ ट्रू, दिया जा सकता है। नौकरी से हटाए गए कर्मचारी को अपीली प्राधिकार से साक्षात्कार हेतु पास दिया जाएगा, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर विच रूल डीआर इज इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड? तो रूल नंबर 9, इट्स अ राइट आंसर। रूल नंबर 9 के तहत इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ आपको एसएफ नहीं पूछा जा रहा है, एसएफ फॉर्म नहीं पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ से आप अनुशासन, एक बार मैं फिर से सवाल को पढ़ता हूँ, अंडर विच रूल ऑफ डीआर इज इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड, ठीक है, इट्स ए रूल नंबर 9। अनुशासन एवं अपील नियम के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत की जाती है? नियम 9 के तहत की जाती है, ठीक है। हाउ मच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट गोज टू पेंस एनपीएस? एनपीएस में क्या जो एम्प्लॉय है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए, इट्स ए, इट्स ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू बी फॉलोड while making appointment on compensation ground for dependents of employees who die or are permanently crippled in the course of duty? अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु ड्यूटी के दौरान मृत या अस्थायी रूप से विकलांग कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता कौन सा है? तो ये फर्स्ट है,
ये हमें जीवीएल सर, व्यास सर जो थे जोधपुर में, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसे समझाया था। उनका धन्यवाद सर का कि उन्होंने ये समझाया था। इसका सही जो आंसर होगा ये होगा, प्रथम प्राथमिकता उनको दी जाएगी अपॉइंटमेंट में जो कंपल्सरी राउंड पे की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। हु कैन गिव ए 1 year रिलैक्सेशन टू द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट इन 4th grade। तो जो 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु में 1 वर्ष की छूट कौन दे सकता है? तो जीएम दे सकता है। क्यों दे सकते हैं भाई? क्योंकि जिस आदमी को अपॉइंट कर रहे हैं उसकी अगर आर्थिक स्थिति को ये मेरिट वाइज डिसाइड, उनको जांच करते हैं मेरिट वाइज, और उनको लगता है कि ये देना चाहिए, उस बच्चे को 17 साल में नौकरी दी जा सकती है, तो वो जीएम दे सकते हैं। जीएम को ही पावर है कि अगर कोई अपने फैमिली को नहीं देखता है, लुक आफ्टर नहीं करता है आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपल्सरी ग्राउंड, तो उसको वो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ प्रेम मीटिंग एट जोनल लेवल? तो जो इसका सही आंसर है वो एजीएम होगा। ठीक है, प्रेम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। स्पेशल लीव पिटीशन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट अगेंस्ट कैन बी फाइल्ड बिफोर विच कोर्ट? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका किस अदालत के समक्ष दायर की जा सकती है? तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट पर जाएं। ठीक है, पर जो मैं अभी बता रहा था कि पीटीसी जोधपुर जो है, जहाँ पे मुझे पढ़ाया गया है, तो वो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में बोला है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ अपील दायर कर सकते हैं। पर अगर नियमानुसार आप देखेंगे तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट होगा इसका आंसर 110%। ठीक है, तो हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे अपील करने के लिए एसएलपी को, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि भाई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारी प्रशासन कर रही है, आपकी बातों को नहीं मान रही है। ठीक, मतलब जो मुझे लगता है कि भाई कैट ने हमारे खिलाफ जो दे दिया भाई, ये इस आदेश के खिलाफ, तो उनके सामने जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कि भाई ये गलत आदेश उन्होंने जारी किया है, क्योंकि कैट और हाई कोर्ट जो है वो इक्विवेलेंट लेवल पे होते हैं। तो पता नहीं कैसे उन्होंने पढ़ाया था मुझे, तो मुझे याद आया। चलिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि 46 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। अब प्रशासन इसमें अगर जो आंसर है उसको रिलीज करते हैं तो पता चलना चाहिए कि भाई क्या है। अगर कोई बड़ौदा डिवीज़न के जो स्टाफ हैं अगर वहाँ रिलीज करते हैं आंसर, तो आप मुझे बताएं, इसको अपग्रेड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि इन विच अथॉरिटी एट डिविजनल लेवल हैज़ द पावर टू डिसाइड अगेंस्ट अपील ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि कैट के। तो मंडल स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील करने का फैसला कौन कर सकता है? तो एडीआरएम कर सकता है। इसका सही आंसर जो होगा ये एडीआरएम होगा, यानी कि डी। ठीक है, ये डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि डीआरएम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एडीआरएम को इसके अंदर है इनके पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द पे ग्रेड पेबल अंडर 3rd MSCP टू एम्प्लॉय अपॉइंटेड इन 28 GP? तो 28 GP में जो जैसे गार्ड अगर किसी ने ज्वाइन किया है या सीनियर क्लर्क ने ज्वाइन किया है, तो जो उनको अगर कुछ भी नहीं प्रमोशन मिलता है और 3rd MSCP मिलता है, तो कौन सा होगा? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो ये ही है, इनिशियल ग्रेड पे उन्होंने 2800 पे उनको अपॉइंट किया गया, तो जो पहला फर्स्ट MSCP मिलेगा वो 42 वाला मिलेगा। ठीक है, सेकेंड जो मिलेगा वो 46 वाला मिलेगा, और जो थर्ड मिलेगा वो 48 मिलेगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। 48 जो होगा इसका सही आंसर होगा। आपको अगर गलत लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर 42 वाला अगर है तो उसको जो 3rd MSCP मिलेगा वो 5400 में मिलेगा, लेकिन अगर कोई 46 पे अपॉइंटमेंट हुआ है तो भी उसको 5400 ही 3rd MSCP मिलेगा।
क्योंकि फर्स्ट मिला 48 पे, सेकेंड मिला 54 पे, और थर्ड भी जो है वो 54 पे ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन CLHRA CCA अप्लीकेबल टू कैजुअल लेबर हु गॉट टेम्परेरी स्टेटस। एकदम सही बात है कि अगर किसी कैजुअल लेबर को टेम्परेरी स्टेटस मिल चुका है तो ये उनको CLHRA और CCA मिलेगा। ठीक है, क्या अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमित्तिक श्रमिक को CLHRA और CCA देय है? तो देय है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सही ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो कह रहा है कि सेल 30% ऑफ द बेसिक पे ऑफ रनिंग स्टाफ बी रिकॉन एज ए पे ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ पासेस एंड पीटीओज। तो पास और पीटीओ की पात्रता के लिए रनिंग स्टाफ के मूल वेतन के 30% की गणना की जाती है। तो एकदम सही बात है, की जाती है। तो इसका सही जो आंसर आएगा वो ए होगा। ठीक है, अब 51 से जो 55 तक का क्वेश्चन है वो है राजभाषा से। तो चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व कर देते हैं। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो मंडल प्रबंधक होते हैं। ठीक है, जोन पे जो होते हैं वो अपने GM सर होते हैं। ठीक है, महाप्रबंधक होते हैं। तो चलिए, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ये है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 53, चंडीगढ़ किस क्षेत्र में आता है? तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूनियन टेरिटरियों में चंडीगढ़ महत्वपूर्ण है। पंजाब है, फिर उसके बाद गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, किस नियम में हिंदी प्रवीणता की परिभाषित की गई है या परिभाषा की गई है? परिभाषा की गई है नहीं, मतलब परिभाषित की गई है। तो नियम जो 9 है, आई थिंक यही है। तो नियम 9 में इनको किया गया है। ठीक है, नियम 10 जो है वो आप यूँ समझ लें कि जो अधिसूचित कार्यालय होते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है, जिन कार्यालय में 80% या उससे अधिक लोगों को हिंदी के कार्यशाला ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस कार्यालय को अधिसूचित किया जाता है, उसके बारे में जिक्र है नियम 10 के अंदर। नियम जो 5 है वो हिंदी में प्राप्त पत्रों यानी लेटर्स का उत्तर भी हिंदी में दिए जाएंगे, इसका जिक्र किया गया है। और नियम 8 में जो है वो ऐसा है कि नहीं, नियम 8 है। नियम 8 में है कि केंद्रीय सरकार के कोई कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी प्रारूप लिख सकता है और उसे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करें। यानी कि अगर कोई किसी ने नोटिंग की है तो फिर वो दो लैंग्वेज में नहीं करेगा। अगर उसने इंग्लिश में कर लिया है तो हिंदी में नहीं करेगा, और हिंदी में कर लिया है तो अंग्रेजी में नहीं करेगा। ठीक है, उसके आगे इस नियम 8 में ये भी बताया गया है कि ये विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रस्तुति का या अथवा नहीं विनिश्चय विभाग या कार्यालय का प्रदान करेगा। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए, विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रस्तुति का है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय जो है वो ऑफिशियल हेड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक और बात कही गई है कि अधिसूचित कार्यालयों में से कुछ को पूरी तरह या उनके कार्य की कुछ मदों को विनिर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफाइड किया जा सकता है ताकि उनमें काम करने वाले हिंदी में प्रवीण प्राप्त कर्मचारियों को नोटिंग, ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये नियम 8 के कुछ प्रावधान हैं जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ के बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो है वो 1963 में पारित हुआ था। ठीक है, अगर आपको किसी तरह की किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। आपके लिए है कमेंट बॉक्स, वो अपने नॉलेज का मंच बनाएं। मेरी गुंजाइश है आपसे, अगर आपको आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको जो नॉलेज है उनमें एनहांस यानी उसमें बढ़ोतरी करने का पूरा मौका मिले। तो थैंक यू सो मच, आप पूरी वीडियो तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप
चाहे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो किसी नियर आइडिया के साथ शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर नया कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं उसके अंदर क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये वीडियो एक बात बताना चाहूँगा कि उन सारे लोगों के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ये किसी पर्टिकुलर वीडियो को आप मत समझें कि ये WLI का ही एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है। तो आप देखें, समझें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं ताकि आप उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।